अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड थी, वो फाइनली बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अब एक सभा बनकर तैयार हुई जिसमें कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है, पहली मीटिंग हुई इसकी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। पूछी जाती है ये डेट आपको याद रखनी है। जब पहली मीटिंग हुई, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा थे, तो किसी एक मेंबर का इस कुर्सी पर होना ज़रूरी था, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर, उस सभा का जो अध्यक्ष हो उसकी कुर्सी पर। बट यहाँ पे उस टाइम पे कोई नहीं था। पहली मीटिंग हुई तो लोगों ने ये सोचा कि इसमें जो ओल्डेस्ट मेंबर हैं, और उस टाइम पे जो ओल्डेस्ट मेंबर थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको यहाँ पे आना चाहिए और उन्हें कुछ बोलना चाहिए या उन्हें लोगों को गाइड करना चाहिए। तो यही हुआ। जो ओल्डेस्ट मेंबर थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो बाहर निकल कर आए, उन्होंने ये अपनी कुर्सी संभाली और यहाँ से उन्होंने लोगों को एड्रेस किया। ठीक है, बट वो टेम्परेरी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने। तो किसी का परमानेंट प्रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो ये बाद में हुआ। अगली जब मीटिंग हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, अब देखो केवल प्रेसिडेंट से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी ये एब्सेंट हो गए या कभी किसी वजह से ये बीमार पड़ गए, तो इनकी जगह कोई तो होना चाहिए जो इस चेयर को उस टाइम के लिए संभाल सके, उस टाइम के लिए भी वो मीटिंग्स कंटिन्यू रह सके, वर्क कंटिन्यू रह सके। तो इसलिए वीटी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी, क्योंकि बहुत बड़ी सभा थी, काफ़ी मेंबर्स थे, तो दो लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, उप अध्यक्ष बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ताकि कोई भी वर्क कभी भी रुके नहीं। ठीक है, तो हमारी संविधान असेंबली जो है या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं। अब करना क्या है? उस संवैधानिक असेंबली में, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सबने ये सुना है कि संविधान बनाना है, संविधान बनाना है, लेकिन कैसा संविधान? उस संविधान में होगा क्या? जो हम इतनी बड़ी जो कंट्री इंडिया है उसके लोगों का हम फ्यूचर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस संविधान में हमें क्या क्या रखना ज़रूरी है, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, तो ये हमें कौन बताएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो उठे सबके बीच से। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 डेट थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू सबके बीच से उठे और उन्होंने ये बोला कि देखो, हम क्या करने वाले हैं ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, और ये बात जो उन्होंने बोली वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देशिका प्रस्ताव। मतलब हम करने क्या वाले, हमारा क्या उद्देश्य है, क्या प्रस्ताव हमें वो प्रस्ताव उन्होंने रखा। ठीक, वो रखा कब इन्होंने? 13 दिसंबर 1946 को। अब उस प्रस्ताव में था क्या क्या? पहला, नेहरू जी ने बोला कि ये हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि जो इंडिया है उसको हम एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, सोवरेन, प्रभुत्व संपन्न रिपब्लिक, गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, और इसका हम फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले हैं। ठीक, सेकेंड इन्होंने बोला कि अब ये जो हम कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले हैं ना, इस कंट्री में बहुत सारे पार्ट आएंगे। पहला, ब्रिटिश इंडिया होगा कुछ। ठीक है, सेकेंड, कुछ ऐसे इंडियन स्टेट जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं रहे या डायरेक्ट उन्होंने रूल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो फ्री रहे। थर्ड, कुछ ऐसे पार्ट भी होंगे जो इंडिया से बाहर हैं अभी, लेकिन वो इंडिया में मिलना चाह रहे हैं। ठीक, तो इन तीनों को मिलाकर एक बनेगा यूनियन। इन तीनों का एक यूनियन होगा, एक संघ होना चाहिए, मतलब एक ऐसा देश जो एकजुट होना चाहिए। थर्ड, इन्होंने ये बोला कि ये जो तीनों पार्ट है ना, ब्रिटिश इंडिया या इंडियन स्टेट या आउटसाइड इंडिया के जो पार्ट हैं, इन सब का स्टेटस जो है वो ऑटोनॉमस स्टेटस बरकरार रहेगा। एग्जैक्टली वैसे जैसे उस टाइम पे सिक्किम था। अब देखो 1947 तक सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था, बट 1947 के बाद क्या हुआ? सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब था?
इसका मतलब ये था कि सिक्किम के पास, देखो सिक्किम का ऑटोनॉमस स्टेटस भी था, फ्रीडम भी थी सिक्किम के पास, अपने डिसीजंस खुद से ले सकता था, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो इंडिया संभाल रहा था, जैसे सिक्किम का डिफेंस, सिक्किम का कम्युनिकेशन और सिक्किम का एक्सटर्नल अफेयर्स। ये तीनों सेंटर का काम था, यूनियन का काम था, जो सेंटर या हमारा जो देश है उसका काम था संभालना, ठीक है, सेंटर संभाल रहा था। फोर्थ है पावर और अथॉरिटी की बात की उन्होंने। देखो पावर और अथॉरिटी का क्या मतलब है, अब जो हमने एक कंट्री बनाई, जो हम एक कंट्री बना रहे हैं, जो कंट्री इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है और रिपब्लिक है, तो उसको जो अथॉरिटी मिलेगी या गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी मिलेगी वो किसके थ्रू मिलेगी, वो पावर किसके थ्रू मिलेगी, तो वो पावर लाई करेगी पीपल ऑफ इंडिया में। ठीक, हमें पता ही है इलेक्शन के थ्रू ऐसा ही होता है, क्योंकि वोटिंग राइट्स हमारे पास है, तो वो हमारे हाथ में है ना कि कौन सा लीडर रहेगा, कौन सा जाएगा, गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए, तो फाइनली पावर किसके हाथ में है, पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक है, फिर जो पॉइंट इन्होंने रखा वो ये रखा कि जो लोग हैं, क्योंकि पावर लोगों के हाथ में है, तो इसलिए ये गारंटी करते हैं हम कि लोगों को जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले और फ्रीडम मिले। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। 6 इन्होंने जो पॉइंट रखा वो रखा कि माइनॉरिटीज़ का सेफ गार्ड। अब माइनॉरिटीज़ की यहाँ बात करें तो माइनॉरिटीज़ भी हैं, बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस भी हैं, उन सब के अधिकारों का सेफ गार्ड होना ज़रूरी है। 7th, अब ये सब करते हुए हम अपने देश की अखंडता को बनाए रखेंगे, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बनाए रखेंगे। 8 इन्होंने बात की हमें इंडिया का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ हमें मैनकाइंड के लिए वर्क करना है, ठीक है, और वर्ल्ड पीस के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बताए, और इन सारे पॉइंट्स को एज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने सबके सामने रखा। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो किसी को खटक जाए, ठीक है, सबको ये बात पसंद आने वाली है। तो क्या होगा, 22 जनवरी 1947 को एनानिमसली इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया, किसी भी पर्सन ने इसका विरोध नहीं किया, सब ने इसको मान लिया, अडॉप्ट किया। और यही बातें, ये चीज़ें को ये दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि जो हम संविधान लिखने वाले ना, उसकी सूरत कैसी होगी, या उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें क्या चीज़ें लाने वाले हैं, उसमें जस्टिस होगा, उसमें इक्वालिटी होगी, उसमें फ्रीडम होगा, उसमें इंडिया की इंटीग्रिटी की बात की गई होगी, इंडिया किस टाइप का होगा, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा, ये सब लिखा होगा। ठीक है, और जैसे पावर की बात कर दी, पावर पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू आएगी, ये सब लिखा होगा। तो ऑल ओवर ये एक सूरत दिखा रहा था कि संविधान हमारा होगा कैसा। ठीक, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस टाइम पे एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, ये बाद में जाके प्रियम्बल बना। ठीक, प्रियम्बल हमारा ऐसा ही है ना कि प्रियम्बल को देखकर हम बता सकते हैं कि अंदर संविधान में होगा क्या। ठीक है, प्रियम्बल में क्या बातें लिखी हुई है, इंडिया की पॉलिटी कैसी होगी लिखा हुआ है, पावर कहाँ से मिल रही है हमें, पीपल ऑफ इंडिया से लिखा हुआ है, जस्टिस इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं लिखा हुआ है, फ्रीडम इंटीग्रिटी की बात करते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था जो फाइनली जाके हमारा प्रियम्बल बना। ठीक है, या हम बोल सकते हैं हमारे संविधान का आईडी कार्ड बना। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो गई है, उसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जा चुके हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो चुकी है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जा चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी लेकर आ चुके हैं, उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट भी कर लिया गया है जो बाद में प्रियम्बल बना। ठीक है, अब देखो 1947 में एक एक्ट लाते हैं ब्रिटिशर्स, जो एक्ट कहलाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो क्या इस एक्ट का हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे कोई असर पड़ेगा? ठीक है, देखो कुछ असर इस पे भी पड़ा। क्या पड़ा? पहला, इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुल्ली सोवरेन बॉडी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है,
फुल्ली सोवरेन बॉडी का मतलब क्या है, अब इसके पास ही सारे अधिकार हैं। क्या? पहला ये किसी भी टाइप का संविधान फ्रेम कर सकती है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जैसा चाहेगी वैसा संविधान बना सकती है। दूसरा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ब्रिटिशर्स के किसी भी एक्ट को या तो ऑल्टर कर सकती है या तो पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस टाइप की बॉडी हुई? पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न हुई। ठीक, दूसरी चीज़ क्या थी जिसने एक बड़ा असर डाला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, वो ये था कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो सेपरेट फंक्शन होंगे। दो फंक्शन कौन कौन से? देखो, संविधान बनाना तो इसका फंक्शन था ही, हमने बनाया ही था इसीलिए, लेकिन जब तक संविधान बनकर नहीं तैयार हो जाता तब तक अगर उसे कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाना है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाना है तो वो भी ये इनैक्ट कर सकती है। अब देखो, दो काम दिए, एक तो संविधान बनाना, दूसरा ऑर्डिनरी लॉ बनाना, तो दोनों टाइम पे प्रेसिडेंट अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग मेंबर्स चेयर करने चाहिए। ठीक है, तो जब संविधान बनता था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट बैठते थे, लेकिन जब ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर कौन करता था? जीवी भावलांकर। ठीक है, और हाँ, कुछ चीज़ें हमने और नोटिस की थी। देखो, हमने ये बोला था कि जब पहली बैठक हुई तो पहली बात तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया था। और दूसरा, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट करने की कोशिश की थी कि हम संविधान सभा में बैठेंगे ही नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में धीरे धीरे सब आके ज्वाइन किए, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हों और चाहे वो मेंबर्स हों मुस्लिम लीग के। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स, बट पाकिस्तान तो डिवाइड हुआ था। तो देखो, मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स ज्वाइन कर किए थे जो इंडिया में थे, ठीक है, ना कि वो बाहर पाकिस्तान में चले गए। तो जो इंडिया के जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने आके भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो वर्क थे, पहला संविधान बनाना और दूसरा ऑर्डिनरी लॉज बनाना। ओके, अब देखो, टोटल जो सेशंस हुए ना, इसमें टोटल 12 सेशन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें 11 सेशन में तो डिस्कशन चला और वो कितना लंबा स्पैन था? तो वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये पूरा वक्त था जो संविधान बनाने में लगा। ठीक है, 11 सेशन में डिस्कशन चला, लेकिन जो लास्ट सेशन हुआ है आपका वो हुआ है 24 जनवरी 1950। इस सेशन में सिग्नेचर हुए हैं हमारे संविधान पे, जो संविधान एक बनकर पूरा तैयार हुआ उस पर साइन किया गया। और टोटल कितने मेंबर्स ने साइन किया था? तो वो किया था 284 मेंबर्स ने, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, अब ये जो संविधान इतने टाइम में बनकर तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, उसमें हुआ क्या? देखो, उस संविधान को बनाने के लिए हमने 60 देशों के संविधान को खंगाल डाला था। टोटल 60 कंट्रीज़ के संविधान को हमने स्टडी किया, वहाँ से जो जो अच्छे पॉइंट्स थे उनको हमने अपने संविधान में रखा। 64 लाख का टोटल खर्च आया था संविधान को बनाने में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, संविधान बनकर तैयार हो गया, 24 जनवरी 1950 को हमने साइन भी कर लिया, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था? बनकर तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया, 24 जनवरी 1950 को हमने साइन कर दिया, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है। अब और क्या क्या फंक्शंस रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान बनाने के अलावा भी? ठीक, तो देखो, सबसे पहला वर्क जो इसने किया संविधान असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो किया इंडिया की जो मेंबरशिप थी ना कॉमनवेल्थ में, उसको रेटिफाई कर दिया। ये एक्जैक्टली वैसे ही है जैसे अभी पार्लियामेंट में क्या होता है। मान लीजिए हम किसी और कंट्री के साथ कोई ट्रीटी करते हैं या कोई कुछ साइन करते हैं, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, तो उसको रेटिफाई हमें कराना होता है इंडिया के पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि इंडिया का पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? वो जनता को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे एमपीज़ बैठे होते हैं और वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जनता
फाइनली उसके हाथ में पावर है, तो वो उसे रेटिफाई करना होता है, पार्लियामेंट को रेटिफाई करना होता है कि ठीक है जो आपने ट्रीटी की है, ये जो आपने MOU वहाँ पे साइन किया है वो एक्सेप्टेबल है पीपल ऑफ इंडिया को। सेकेंड वर्क यहाँ पे ये हुआ, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। ठीक, अब नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947। देखो यहाँ पे डेट आपको याद रखनी है, तो डेट ही कैसे याद रखोगे? 15 अगस्त 1947, इस दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था। ओके, अब आज़ादी के जस्ट पहले हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था अपने नेशनल फ्लैग को। क्यों? क्योंकि जब आज़ादी हमें मिली तो आज़ादी में हमें क्या चाहिए? हमें अपना तिरंगा लहराना तो बनता है, और अगर उस टाइम तक हम अडॉप्ट ही नहीं किए होंगे अपने तिरंगे को तो हम लहराएंगे क्या? ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, इसलिए हमने उससे पहले तिरंगे को अडॉप्ट कर लिया और इस दिन हमने फहराया अपना तिरंगा। ठीक है, अब जो थर्ड वर्क था वो था नेशनल एंथम को अडॉप्ट करना और फोर्थ नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करना। ये दोनों काम सेम डेट पे किए गए, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। वो कैसे? देखो, जब लास्ट सेशन हुआ ना 24 जनवरी 1950 को, जहाँ पे संविधान में सबको साइन करना था जितने भी मेंबर्स थे, तो जस्ट इमेजिन कि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, सबने साइन किया। तो जब संविधान पे हमने साइन किया ना तो एक प्राउड मोमेंट था, और उस प्राउड मोमेंट पे राष्ट्रगान तो बनता था। तो उसी दिन हमने राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया और हमने राष्ट्रगान गाया। ठीक है, सब आराम से खड़े हुए और सबने राष्ट्रगान गाया, और उसी दिन हमने राष्ट्रगीत भी अडॉप्ट किया। ठीक है, उसी दिन राष्ट्रगान हुआ, फिर राष्ट्रगीत भी सबने गाया। ठीक है, तो ये इसलिए ये डेट आपको थोड़ा रिलेट करके याद रखनी है। ठीक है, कि जिस दिन साइन किया हमने संविधान पे उसी दिन हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अडॉप्ट किया, लेकिन आज़ादी के पहले ही हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। तो इन तीनों डेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए।